हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो हमने अपने पहले लेक्चर में जेनेटिक्स के दो लॉज पढ़े थे जो मेंडल ने मोनो हाइब्रिड क्रॉस बनाने के बाद समझे थे। मोनो हाइब्रिड क्रॉस, वो कौन से थे? पहला था लॉ ऑफ डोमिनेंस, और दूसरा था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसको हम लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स भी कहते हैं। अब ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस आप लोगों को पता है जो एक कैरेक्टर लेता है। जैसे कि हमने बहुत सारे कैरेक्टर्स के बारे में बात करी थी, शेप ऑफ सीड, कलर ऑफ सीड, हाइट ऑफ प्लांट, कलर ऑफ फ्लावर। तो जो ये सब एक एक कोई कोई कैरेक्टर है जो एक कैरेक्टर को लेता है, तो वो मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं उसको। तो इसके बारे में हमने बात करी थी। अब ये जो हमारे दो लॉस थे, इनमें से जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है, इसके कुछ एक्सेप्शन हैं। पहले तो हम याद कर लेते हैं कि लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या था। लॉ ऑफ डोमिनेंस ये था कि हर क्रोमोसोम के ऊपर एक जीन होती है जिसको कि मेंडल ने फैक्टर कहा था, ये जीन है। और जैसे एक सेल है, इसमें दो क्रोमोसोम होते हैं भाई, हमारे 23 पेयर होते हैं। पेयर का मतलब यही होता है कि एक सेल में एक पेयर होगा। तो ये जो पोर्शन ऑफ क्रोमोसोम है जिसको जीन कहते हैं, उसको मेंडल ने उस समय फैक्टर कहा था। और ये कोई भी एक डिस्क्रीट कैरेक्टर को डिफाइन करेगा। एक जीन जो है वो इसको करेगा, कोई एक जीन इसको करेगा, जो कि फैक्टर मेंडल ने बताए थे। और ये हमेशा पेयर्स में होते हैं जिनको कि हम एलील्स कहते हैं। तो और तीसरी बात उसने कही थी, उनमें से एक जो है वो डोमिनेंट होगा। जैसे ये शेप ऑफ सीड है, राउंड और रिंकल्ड होगी, हो सकती है मतलब। तो इनमें से कोई एक डोमिनेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल इसमें राउंड डोमिनेंट होता है, इसलिए इसको कैपिटल से लिखते हैं, इसको छोटे से लिखते हैं। और इसी की वजह से जो F1 जनरेशन होती है वो दैट रिजेंबल्स द डोमिनेंट पेरेंट। ठीक है, ये था लॉ ऑफ डोमिनेंस। तीन बातें थी। एक तो जो होता है हर क्रोमोसोम पे एक पर्टिकुलर फैक्टर या जीन होता है जो कि किसी डिस्क्रीट कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये कोई से भी कैरेक्टर फॉर एग्जाम्पल। और ये जो है ये पेयर्स में होते हैं जीन्स, उनको हम कहते हैं एलील्स। और इनमें से एक डोमिनेंट होता है इस पेयर में से, और इसी की वजह से F1 में जो प्रोजेनी होती है वो रिजेंबल्स द डोमिनेंट पेरेंट। ये बात थी लॉ ऑफ डोमिनेंस की। तो ये जनरली अप्लाई होता है, लेकिन इसके दो एक्सेप्शन हैं। तो आज हम पहले उसके बारे में बात करते हैं। एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डोमिनेंस। दो एक्सेप्शन होते हैं। एक होता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, और दूसरा होता है को डोमिनेंस। तो कभी कभी क्या होता है, ये जो हमने बोला कि इनमें से एक जो है वो डोमिनेंट होता है,
वो पूरा डोमिनेंट ना होके इनकम्प्लीट डोमिनेंट होता है। उस कंडीशन में क्या होता है, ब्लेंडिंग यानी मिक्सिंग हो जाती है ऑफ द कैरेक्टर। उसका रिजल्ट क्या होता है कि जो F1 प्रोजेनी है डज नॉट रिजेंबल एनी पेरेंट। ब्लेंड होके एक नया ही ट्रेड बन जाता है। तो इसको समझने के लिए हम लोग एक वो लेते हैं कैरेक्टर, कलर ऑफ फ्लावर। तो सपोज हमने लिया R रेड कलर फ्लावर, एक्चुअली ये तो पिंक हो गया। R रेड कलर्ड फ्लावर and small r white colored flower। तो अब हम इनके गैमीट्स बनाएंगे क्योंकि ये सेम है, तो हमने चलो एक ही बना लिया। इसमें ये गैमीट बना और इसमें ये गैमीट बना। तो अब जब हम इनका क्रॉस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, R और R, है ना। तो कायदे में तो जो लॉ ऑफ डोमिनेंस के हिसाब से ये जो फिनोटाइप, इसका जो फिनोटाइप है वो रेड होना चाहिए क्योंकि रेड इज डोमिनेंट। पर हमने देखा कि ये रेड ना होके ये पिंक फ्लावर बना, पिंक F1 में। तो इसका ये इसलिए हुआ कि R जो है वो पूरी तरह डोमिनेंट नहीं है स्मॉल r पे, तो इसलिए एक नया ट्रेड पिंक कलर्ड फ्लावर हमें मिल गया। तो दिस इज एन एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस। और ये जो F1 में प्रोजेनी बनी वो ना इससे रिजेंबल कर रही है ना इससे, समझ में आया। सो दिस इज एन एक्सेप्शन। अब आगे चलते हैं F2 में तो सेल्फिंग करते हैं। तो हमने चलो सेल्फिंग पुनेट स्क्वायर बना लेते हैं, पहले ऐसा करते हैं। तो R R R R R R R R है ना। तो अगर हम इसका जीनोटिपिक रेशियो देखें वन कैपिटल R, दो है कैपिटल R स्मॉल r और एक है स्मॉल r, ये है इसका जीनोटिपिक रेशियो। पर अगर हम इसका फिनोटिपिक रेशियो देखें तो रेड फ्लावर कौन सा है जिसमें दोनों कैपिटल R है, ये दोनों क्या होंगे, पिंक फ्लावर होंगे, कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल R स्मॉल r। और ये होगा व्हाइट फ्लावर। तो हमें क्या पता चला कि इसका जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो इज सेम। तो एक इसमें कैरेक्टर हो गया डज नॉट रिसेंबल एनी पेरेंट, और दूसरा इसका फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियो इज सेम। समझ में आ गया। तो ये सबसे पहला हो गया इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जिसमें F1 डज नॉट रिजेंबल एनी पेरेंट एंड फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियो इज सेम। और ये जो हमने स्टडी करा, ये हमने करा, नेक्स्ट पेज पे बताती हूँ, डॉग फ्लावर पे। जिसको कि एंटी राइनेरियम स्पीशीज या एक और कहते हैं, मैं भूल गई नाम क्या था, स्नैप ड्रैगन।
तीनों इसी फ्लावर के नाम है। ये नीट में आ जाता है कि किस पे हमने स्टडी करा। ठीक है, एंटी राइनम स्पीशीज, डबल आर है। ये इतना समझ में आ गया। अगर हम ये वैसे सोचें कि वाई वन एलील इज डोमिनेंट ओवर अदर, हम मान लो ये प्रीवियस एग्जाम्पल की ही बात करें, हम कह रहे हैं कि ये डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है। तो ऐसा है क्यों? वो इसलिए है कि ये जो एलील है ये रिसेसिव वाला है, ये डोमिनेंट वाला है। तो ये जो रिसेसिव वाला है ये दोनों ही कुछ ट्रेड्स बनाते हैं, लेकिन ये जो रिसेसिव वाला है उसमें कुछ ऐसे ऑल्ट्रेशन हो गए, मतलब खराबी आ गई। समझ लो कि ये खराब एलील है। जब खराब एलील होगा तो उसमें कुछ तो कमी होगी, तो इसमें कुछ ऐसी ऑल्ट्रेशन आ गई कि वो रेड कलर नहीं दे पा रहा है। तो इसलिए जब वो इट इज बैड, बैड इन द सेंस कि खराब कुछ कमी आ गई है, तो ऑब्वियसली जो ये नॉर्मल है ये नॉर्मल कलर देगा और दिस विल गिव एबनॉर्मल कलर which is pink in this case, oh white in this case, sorry. मतलब व्हाइट इन द सेंस कोई कलर नहीं देगा। जब कोई कलर नहीं देगा तो वो व्हाइट देगा। इट विल नॉट गिव रेड कलर, सो इट विल गिव व्हाइट कलर। एक और एग्जाम्पल देती हूँ, उससे आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। सपोज आप करो कि एक कोई एलील है, तो वो जो होता है एक एंजाइम प्रोड्यूस करता है, तो हम उसको चलो ई मान लेते हैं। ये है और उसी का दूसरा ये है। अब ये जो ये खराब हो गया, इसमें जो ऑल्ट्रेशन आ गई है वो क्या क्या आ सकती है? या तो ये सम रिड्यूस्ड या नॉर्मल एंजाइम ही बनाएगा, या ये बनाएगा नो एंजाइम, या बनाएगा तो एंजाइम पर अनप्रोडक्टिव कह लो या फिर कह लो नॉन फंक्शनल एंजाइम। तो इस केस में तो ये चलो लगभग, अगर ये ऐसा है तो मान लो ये लगभग नॉर्मल सबस्ट्रेट को वो कर देगा और रिएक्शन को कंप्लीट कर देगा, सबस्ट्रेट पे एक्ट कर लेगा और चेंज और नॉर्मल रिएक्शन कर लेगा। पर इन दो केस में क्योंकि वो एंजाइम बना ही नहीं रहा, तो देयर विल बी नो रिएक्शन ना। तो अब रिएक्शन करने के लिए कौन बचा? खाली ये बचा, तो इसलिए ये डोमिनेंट हो गया, कैपिटल वाला। समझ में आ गया कि कोई वाई वन एलील इज डोमिनेंट? क्योंकि जो दूसरी होती है वो यूजुअली ऐसे चेंज हो जाती है या खराब हो जाती है कि उसमें ऐसे ऑल्ट्रेशन आ जाता है कि उसको जो काम करना है वो ढंग से कर नहीं पाता। इस केस में कलर प्रोड्यूस करना था, रेड कलर नहीं प्रोड्यूस कर पाया, इसलिए ये व्हाइट कलर प्रोड्यूस करा। इस केस में इसको एंजाइम बनाना था जिससे एक रिएक्शन हो, तो वो कभी कभी तो कर लेता है और कभी एंजाइम बना नहीं पाता या बनाता है लेकिन वो फंक्शनल नहीं होता, तो उस केस में कोई रिएक्शन नहीं होता। तो अब रिएक्शन करने के लिए कैपिटल ई ही बचा, तो इसलिए ये जो है डोमिनेंट हो जाता है। तो अब आप लोगों को ये समझ में आ गया कि क्यों एक डोमिनेंट होता है और एक रिसेसिव होता है। अब हम वापस चलते हैं अपने एक्सेप्शन पे। दूसरा है लॉ ऑफ डोमिनेंस का एक्सेप्शन, कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस में क्या होता है कि जो F1 प्रोजेनी है दैट रिजेंबल्स बोथ पेरेंट्स। और इसका एग्जाम्पल है ABO
ब्लड ग्रुपिंग इन ह्यूमंस। अब हम इसको समझते हैं। तो क्या है, एक जीन होती है आई जीन, वो कंट्रोल करती है ब्लड ग्रुप को। तो वैसे तो मैंने बताया कि ये जीन पेयर में होती है एलील्स में, लेकिन इस केस में 3 तरह की होती है, आई ए, आई बी और छोटा आई। और ये जो जीन होती है जो मोर देन 2 ट्रेड्स को एक्सप्रेस करती है, इसको हम कहते हैं प्लियोट्रोपिक जीन। प्लियोट्रोपिक जीन। पर एक बार में ह्यूमन में इनमें से कोई 2 ही होंगे, चाहिए 2, चाहिए 2, चाहिए 2। ये तो हमने बहुत सारी पॉपुलेशन में पढ़ा मेंडल ने, तब उसने बताया कि ये 3 तरह की एक्सप्रेस करता है जीन। तो आई जीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लियोट्रोपिक जीन। ठीक है। तो अब होता क्या है, जो ये आरबीसी होती है, इसके सरफेस पे से एक ग्लूकोज प्रोड्यूस करता है। अब अगर ये आई ए जीन की वजह से होगा तो डिफरेंट होगा, अगर ये आई बी जीन की वजह से होगा तो डिफरेंट होगा, और अगर ये छोटे आई का होगा तो इट विल नॉट प्रोड्यूस एनी शुगर। ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी है। अगर एक इंसान में 2 एलील होंगे, सपोज उसके पास आई ए ही है दोनों, ये जीनोटाइप हो गया ना, तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, विच इज द फिनोटाइप हियर, क्योंकि जिसके पास दोनों आई है वो ये ए वाला शुगर प्रोड्यूस करेगा, तो उसका ब्लड ग्रुप होगा ए। अब मान लो इसके साथ ये है, तो ये तो कोई छोटा आई तो कोई शुगर प्रोड्यूस करता ही नहीं, तो अगेन इसका ब्लड ग्रुप होगा ए। ठीक है। इसी तरह अगर आई बी है, तो ये बी वाली शुगर प्रोड्यूस करेगा, तो इसका ब्लड ग्रुप होगा बी। आई बी और छोटा आई होगा, तो छोटा आई तो कोई वो प्रोड्यूस ही नहीं करता है शुगर, तो इसका ब्लड ग्रुप अगेन बी। अगर छोटा आई और छोटा आई हुआ तो कोई शुगर प्रोड्यूस ही नहीं हुई, ओ। अब प्रॉब्लम कहाँ आएगी, लास्ट केस में, जब आई ए और आई बी होता है, तो अब ये अलग शुगर प्रोड्यूस करता है ए, और बी अलग शुगर प्रोड्यूस करता है, तो अब इसमें क्या होगा, इसमें ये दोनों शुगर कोट करेंगी, तो इसका ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए बी। समझ में आ रही है बात। तो दिस इज अ केस ऑफ को डोमिनेंस, क्योंकि ए और बी में से कोई भी डोमिनेंट नहीं है, दोनों अलग अलग शुगर प्रोड्यूस करते हैं, तो इस केस में दोनों तरह की शुगर प्रोड्यूस होंगी और ए बी ब्लड ग्रुप हो गए, यानी कि वो किसी भी पेरेंट से नहीं मैच करेगा। इसका एक पेरेंट का ए है, एक का बी है, इसका ए बी है, सो डज नॉट मैच एनी पेरेंट, जो मैंने पहले लिखा था। समझ गए। तो अब अगर हम इसके जीनोटिपिक रेशियो देखें तो क्या हुआ, ए 6 हो गया एक्चुअली, 2 जीनोटाइप्स, 3, 4, 5 और एक ये 6। लेकिन अगर हम फिनोटाइप्स देखें तो ये दोनों तो 1 हुए, ये 1 हुआ, ये 1 हुआ और ये 1 हुआ, तो 6 जीनोटाइप्स हुए एंड 4 फिनोटाइप्स। तो इसमें जो फिनोटिपिक रेशियो हुआ वो मतलब 2:1:1 है ना, ये। तो ये जो मैंने आप लोगों को बताया था, ये प्रोजेनी रिजेंबल्स बोथ पेरेंट्स,
और इसका फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियो आर डिफरेंट। समझ में आ गया आप लोगों को? अच्छा, ये तो दोनों एक्सेप्शन हो गए। एक चीज मैं और बताना चाहती हूँ, एक लाइन लिखी है वहां पे एनसीईआरटी में कि जो वो होती है एलील, ये जो होती है ऑटोनॉमस होती है, मतलब जीन। वैसे तो एक जीन एक ही कैरेक्टर को करती है, कभी कभी कोई जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर को भी कर लेती है, और उसी को मैंने बताया था प्लियोट्रोपिक जीन कहते हैं, जो कि मोर देन वन कैरेक्टर को के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम पी का ही करें सीड, उसकी जो जीन है वो एक तो पी शेप के लिए होती है, तो राउंड और रिंकल्ड, तो ये जब मेट करेगा तो F1 जनरेशन में ये सारे राउंड होंगे, ठीक है। एक ये करती है स्टार्च प्रेजेंट इन द सीड, ठीक है। तो इसमें जो है, जो ये बी है सपोज, तो इसमें लार्ज स्टार्च ग्रैन्यूल्स होंगे सीड में, ये डोमिनेंट है। इसमें स्मॉल होंगे ग्रैन्यूल्स। ये एक मटर के दाने की बात हो रही है, ठीक है। अब जब इसकी F1 जनरेशन बनेगी तो इसमें ऐसा नहीं है कि सारे ये इसी साइज के बनेंगे ग्रैन्यूल्स, इसमें इंटरमीडिएट साइज के होंगे, ठीक है, इंटरमीडिएट साइज। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये इस पी सीड में जो जीन है वो शेप के लिए तो डोमिनेंट है, मतलब फर्स्ट लॉ को ओबे कर रहा है, लेकिन जो स्टार्च प्रेजेंट है उसके लिए ये एक्सेप्शन है, इसमें कोडोमिनेंस आ रही है या इनकम्प्लीट डोमिनेंस आ रही है, ठीक है। तो ये जो लिखा है कि एलील इज ऑटोनॉमस, तो जो हम फीचर, जो मैं वो एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ जो एनसीईआरटी में लाइन लिखी है, तो हम जो देख रहे हैं ट्रेट, तो जो हमें दिखने को जो मिलेगा फिनोटाइप, वो दो चीज पे डिपेंड करेगा। एक तो जीन का क्या प्रोडक्ट है, दूसरा इस पे भी डिपेंड करेगा कि हम कौन सा विच ट्रेट वी आर सीइंग, वी आर स्टडिंग। मतलब इस पे तो देखो डिपेंड करेगा ही कि हमने जो है, कहाँ गया वो, इसने क्या बनाया, जैसे कि इसने एंजाइम बनाया ही नहीं तो इसलिए रिएक्शन हुआ ही नहीं, लेकिन इसके अलावा हम कौन सा ट्रेट पढ़ रहे हैं इस पे भी डिपेंड करता है। अगर हम ये पढ़ रहे हैं तब तो ये प्योर डोमिनेंट वाला हो गया, पर अगर हम इसी जीन का ये स्टार्च वाला कर रहे हैं तो ये को डोमिनेंट है, इसलिए हम कहते हैं कि एलील जो होते हैं ये ऑटोनॉमस होते हैं। इनका जो वो होता है ट्रेट या फिनोटाइप, वो डिपेंड करता है ऑन दी जीन प्रोडक्ट एज वेल एज विच ट्रेट वी आर स्टडिंग। समझ गए इस बात को? क्योंकि ये वो सेंटेंस उसमें लिखा है। अब इतनी बात हो गई हमारी एक्सेप्शंस की, अब हम चलते हैं इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स पे। इनहेरिटेंस of two genes।
मतलब जो हमने ये शुरू में कैरेक्टर्स देखे थे, ये इनमें से हम कोई दो ले लेंगे। मोनो हाइब्रिड में तो एक लिया, इसमें कोई हम दो ले लेंगे। तो हमने सपोज पी वाला ही एग्जाम्पल लिया क्योंकि हम लोग उसी से अब यूज टू हो गए हैं। एक हमने ले लिया राउंड और रिंकल्ड, मतलब शेप ऑफ सीड, और दूसरा ले लिया कलर ऑफ सीड। शेप क्या है, राउंड या रिंकल्ड हो सकता है। इसको हम डाई हाइब्रिड क्रॉस भी कहते हैं। क्यों, अभी बता रही हूं। वो मोनो हाइब्रिड क्रॉस था वन जीन का, ये डाई हाइब्रिड है। और कलर क्या होता है, येलो और ग्रीन। राउंड डोमिनेंट है इसमें, इसमें येलो डोमिनेंट है। रिंकल्ड रिसेसिव है, इसमें ग्रीन रिसेसिव है। तो हम इसको लिख लेंगे आर आर और इसको वाई वाई। ठीक है, तो अब हम जो है इसका क्रॉस बनाते हैं। सबसे पहले हमने लिया, अब हम तो शुरुआत तो मेंडल ने प्योर उससे ही करी थी, तो दो हमने लिए, राउंड एंड येलो और रिंकल्ड एंड ग्रीन। ठीक है, अब हमने इसके गैमीट्स बनाए, तो ये एलील तो अलग होंगे। तो हमें एक ये मिल गया आर, एक ये मिल गया वाई, एक ये मिल गया आर, एक ये मिल गया वाई, है ना। इसको हम ऐसा क्यों नहीं करें कि एक ही में लिख लें, आर वाई, है ना। तो हम इससे बनाएंगे तो हमारा क्या बनेगा, चलो दोबारा ही कर देती हूँ, कंफ्यूजन होगा नहीं तो, क्योंकि ये सेम ही है ना, ये और ये तो सेम ही है ना। तो आर वाई एक गमीट बना दिया हमने, और छोटा आर छोटा वाई एक गमीट बना दिया। तो जब हमने इसको क्रॉस किया तो ये क्या बना, आर आर वाई वाई। तो ये F1 जनरेशन, पहली बात तो ये क्या है, हेटेरोजाइगस है। दूसरी बात, ये कितने ट्रेड्स के लिए है, हेटेरोजाइगस या हाइब्रिड कह लो। और कितने ट्रेड्स के लिए, एक राउंड के लिए और एक येलो के लिए, मतलब एक शेप ऑफ सीड के लिए, एक कलर ऑफ सीड के लिए। तो दो के लिए, तो इसलिए ये हो गया डाई हाइब्रिड। तो इसीलिए इस क्रॉस को कहते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस, क्योंकि ये दो कैरेक्टर्स के लिए हेटेरोजाइगस है, पहली बात। दूसरी बात, ये बनेगा कैसा फिनोटाइप, राउंड एंड येलो। राउंड और येलो कौन सा हुआ, ये वाला हुआ पेरेंट। ये पेरेंट कौन सा है, डोमिनेंट। तो ये किस में बताया गया था, ये बताया गया था लॉ ऑफ डोमिनेंस में। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस होल्ड्स ट्रू फॉर डाई हाइब्रिड क्रॉस ऑल्सो, टू जीन्स ऑल्सो, जैसे कि एक जीन के लिए करता है। समझ में आ गया। डाई हाइब्रिड क्यों है, क्योंकि इसमें दो कैरेक्टर्स के लिए हाइब्रिड है, और दूसरा फिनोटिपिकली ये जो है डोमिनेंट पेरेंट को रिजेंबल करेगा, जो हमें लॉ ऑफ डोमिनेंस में बताया गया था। समझ में आ गई इतनी बात। अब हम F1 से आगे F2 जनरेशन बनाते हैं। F2 जनरेशन में हम क्या करते हैं, चलो समझने के लिए, ये बना येलो को येलो ही कर देते हैं। ठीक है, ये बना है F1 में। अब हम इसको सेल्फ क्रॉस करेंगे, है ना। तो उसके लिए अब हम इसके वो बनाएंगे गैमीट्स। गैमीट्स बनाने के लिए अब हमको, क्योंकि ये हाइब्रिड है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, एक तो ये है, अभी मैं लिख रही हूँ, दूसरा ये है ना।
तीसरी ये है, और चौथी ये है। इस तरह से ही तो ये बनेंगे गैमीट्स, है ना। 4 तरह के गैमीट्स बनेंगे क्योंकि ये हेटेरोजाइगस है। भाई यहाँ पे F1 में क्योंकि ये होमोजाइगस थे इसलिए हमने एक ही एक बना लिए, लेकिन क्योंकि ये हेटेरोजाइगस है इसलिए हमें ऑल पॉसिबल बनाने पड़े। ये 4 तरह के बने। अब इनका हम सेल्फ क्रॉस करेंगे तो हम पुनेट स्क्वायर बना लेते हैं पहले। इसमें पॉसिबिलिटीज ज्यादा होंगी तो इसलिए हम इसका बड़ा पुनेट स्क्वायर बना रहे हैं। आर वाई, ये वाला ये वाला ये वाला, इसी तरह से यहाँ पे आर 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 आर, बड़ा वाई छोटा वाई, बड़ा वाई छोटा वाई, बड़ा वाई छोटा वाई, बड़ा वाई छोटा वाई। तो अब हम इसके क्रॉसिंग करेंगे तो क्या आएगा, आर आर बड़ा वाई बड़ा वाई, फिर बड़ा आर बड़ा वाई छोटा वाई, ठीक है। फिर बड़ा आर छोटा आर, बड़ा वाई बड़ा वाई, फिर बड़ा आर छोटा आर, समझ में आ रहा है, बड़ा वाई छोटा वाई। आगे फिर चले, बड़ा आर बड़ा वाई छोटा वाई, फिर बड़ा आर छोटा वाई, ये बड़ा आर छोटा आर, बड़ा वाई छोटा वाई, बड़ा आर इसका इससे छोटा आर, छोटा वाई सॉरी छोटा वाई, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, क्रॉस कर रहे हैं इसको इससे किया, बड़ा आर छोटा आर, बड़ा वाई, इसको इससे किया, बड़ा आर छोटा आर, बड़ा वाई छोटा वाई, फिर इसको इससे किया, छोटा आर बड़ा वाई, फिर इसको इससे किया, छोटा आर बड़ा वाई, इसको इससे किया, बड़ा आर छोटा आर। ये थोड़ा टाइम लग रहा है लेकिन ये समझ लोगे तो आगे सब समझ में आ जाएगा, बड़ा वाई छोटा वाई। फिर ये किया, बड़ा आर छोटा वाई, छोटा वाई, छोटा आर, बड़ा वाई छोटा वाई, छोटा आर छोटा वाई। तो अब अगर हम एक कैरेक्टर सपोज पकड़ लें, राउंड और रिंकल्ड, दो है ना वैसे तो, ये राउंड और रिंकल्ड, और कलर येलो या ग्रीन। तो हम देखते हैं कितने राउंड है। राउंड कौन कौन से होंगे, जिनमें बड़ा आर होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितने रिंकल्ड है जिसमें छोटा आर होगा, इनमें तो कहीं नहीं है, 1 2 3 4। तो अगर एक कैरेक्टर देखें तो उसका रेशियो क्या हो गया, 3:1। सिमिलरली अगर हम ग्रीन और येलो और ग्रीन, येलो डोमिनेंट है ना,
येलो और ग्रीन का देखें, येलो कौन सा होगा जिसमें बड़ा वाई होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। मैंने कलर बीच बीच में गड़बड़ कर दी ना, इसीलिए तो मैं अब गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अगेन येलो 12 है और ग्रीन कितने छोटे भाई, 1 2 3 4। अगेन ये 3:1 आ गया। तो अगर हम एक कैरेक्टर देखें, यानी कि अगर इसको हम एज अ मोनो हाइब्रिड क्रॉस या वन जीन करें तो सेम जीनोटिपिक रेशियो आता है। दिस इज जीनोटिपिक रेशियो जो कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस में आता है। समझ में आ गया। अब अगर हम इसको कंबाइन करके दोनों फीचर्स देखें, मतलब शेप ऑल्सो एंड कलर ऑल्सो ऑफ द सीड, तो हम देखें अगर इसका फिनोटाइप, राउंड और येलो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। राउंड और येलो, एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नहीं ये नहीं है, ये नहीं है ना, 9 है। कैसे हटाऊं, इसीलिए जरा सा ध्यान हटे। ये क्या है, आर आर, इसमें दोनों छोटे भाई हैं, ठीक है। तो अब हम देखें तो राउंड और येलो कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब राउंड के साथ दूसरा फीचर क्या है, ग्रीन। राउंड और ग्रीन, एक तो ये हुआ, मतलब कैपिटल आर और स्मॉल वाई, 1 2 हुए ना, राउंड और ग्रीन, ये हो गए 2। अब तीसरा फीचर रिंकल्ड और येलो, यानी कि स्मॉल आर और कैपिटल येलो, स्मॉल आर और कैपिटल येलो, 1 2 3। कुछ गड़बड़ है, चलो पहले ये कर लें, 3 और रिंकल्ड और ग्रीन एक ही है, ये 1। यहाँ पे भी 3 आना चाहिए, राउंड और ग्रीन, तभी तो 16 होंगे, 9 12 13 14 15 ही हुए। देखते हैं राउंड और ग्रीन, यानी कि कैपिटल आर एंड स्मॉल वाई, किसमें एक ये रह गया ना, ये रह गया, तो ये 3 है, तो ये हो गया 3। तो फिनोटिपिक रेशियो क्या आया, 2 ट्रेड्स का, मतलब 2 जीन्स का, 9:3:3:1, ये फिनोटिपिक रेशियो हो गया और F2 का 2 जीन्स का। समझ में आ गया।
इसी तरह अगर हम जीनोटिपिक रेशियो देखें, अगर इससे करना है तो कर लेते हैं, थोड़ा मुश्किल है तो जगह भी नहीं है, वरना इसका एक फॉर्मूला भी है जीनोटिपिक रेशियो का। वन इज टू टू इज टू वन, यहाँ लिखो, यहाँ लिखो 1:2:1, और यहाँ इसका दुगना कर दो 2:4:2। ये जीनोटिपिक रेशियो होता है। चलो अगर देखना है समझने के लिए तो समझो, ये ऐसा ही कोई और है, ये है नहीं, जो सब कैपिटल हो, नहीं है ना, एक। अब ये तो प्योर है, ये नहीं है, तो ऐसा कोई है, ये है नहीं, नहीं है ना, तो 1:2, पहले 1 लिख लो, फिर ये ऐसा कोई है RRYY, ये है 2, फिर ऐसा कोई है दोनों हाइब्रिड RRYY, एक ये है 2, एक ये है 3, एक ये है 4, फिर ऐसा कोई है कैपिटल R, नहीं है, फिर 1, ऐसा कोई है, ये दोनों बड़े दोनों छोटे, नहीं है, फिर 1, ये तो शायद हमने कर लिया क्योंकि ये इसके साथ है। अब ये देखें कैपिटल R स्मॉल y, ये है, ये और ये एक है ना, तो 2 हो गए, ये RRYY, ये वाला है, तुम कर चुके हैं, है ना। अब ये वाला देखें RRYY, ये भी हम कर चुके हैं। अब ये देखो छोटा r बड़ा y, छोटा r बड़ा y, छोटा r बड़ा y, नहीं है, तो ये भी 1 हुआ। अब छोटा r और y का हाइब्रिड, छोटा r y का हाइब्रिड ये है, तो 2, ये बड़ा, ये तो यही है, ये बचा 1। तो देखें कितने हुए, पहले तो 16 हो गए हैं कि नहीं, ये 3 4 6 7 9 4 13 14 15 16 17, एक ज्यादा हो गया, नहीं ये इसका है एक्चुअली। तो अब हमारी जीनोटिपिक रेशियो अगर हम देखें, हमने बताई थी फॉर्मूला से, चलो 1:2:1, फिर इधर देखें 1:2:1, फिर क्या बचा 2:4, और ये 1 और ये 1 हमने, ये दोनों सेम है, एक साथ जोड़ लिए 2:2, ठीक है। तो ये हमारी यही जीनोटिपिक रेशियो आ गई, लेकिन ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसको फॉर्मूले से याद कर लेना आसान है। तो F2 की जीनोटिपिक रेशियो डाइहाइब्रिड क्रॉस में, अब जब इसने ये डाइहाइब्रिड क्रॉस मेंडल ने स्टडी कर लिया, तो इसने थर्ड लॉ निकाला, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो ये जो, जैसे हमने 2 फीचर्स पढ़े थे, आर राउंड के
और बड़ा वाई छोटा वाई ये येलो के। तो जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है उसके हिसाब से तो इनको अलग होना है गैमीट बनने के लिए, है ना। ये एक गैमीट बनेगा, ये एक गैमीट बनेगा, लेकिन ये बिल्कुल प्योर होगा, कोई ब्लेंडिंग नहीं होगी। इसीलिए वो सेकंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स भी कहते हैं, क्योंकि जो गैमीट्स बनते हैं वो बिल्कुल प्योर बनते हैं, उनमें कोई ब्लेंडिंग नहीं होती, प्योरिटी ऑफ गैमीट्स। इसी तरह से जो इसके गैमीट्स बनेंगे वो एक Y और एक Y, इनको तो अलग होना ही है क्योंकि ये एलील्स हैं, उनको तो अलग होके दो गैमीट्स बनाने ही है। पर क्या इसको भी फाउंडेशन है कि ये इसी से मिलके बनाए? नहीं, ये इससे भी मिल सकता है, ये इससे भी मिल सकता है। तो ये क्या बनाएगा जो गैमीट, क्या पॉसिबिलिटी है? पहले तो ये दोनों R Y एक बन गए, फिर ये इससे भी मिल सकता है, तब क्या बनाएगा R छोटा y। इसी तरह से ये इससे भी मिल सकता है R Y, और ये इससे भी मिल सकता है, तो ये बनाएगा R और कैपिटल Y। यानी हर तरह का गैमीट बनने की पॉसिबिलिटी 25-25% है, क्योंकि ये एलील जो है ये इंडिपेंडेंट है, मतलब अपने एलील के साथ तो नहीं जा सकता, बाकी जो दूसरा ट्रेट है या दूसरा कैरेक्टर है उसके किसी भी एलील के साथ मिल सकता है। तो इसमें अगर आप देखें तो कैपिटल R is in 50% and small r is in 50%. Similarly, capital Y यानी yellow is in 50% and small y is in 50%. तो पूरे इक्वल चांसेस हैं कि ये इससे भी रिएक्ट कर सकता है, मिल सकता है इससे भी, इससे भी, इससे भी। दिस इज व्हाट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। समझ में आ गया आप लोगों को? अच्छा, जो मैंने लॉ ऑफ डोमिनेंस बताया था, इसी तरह जो मैंने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बताया है, लॉ ऑफ डोमिनेंस के तो एक्सेप्शंस थे, वो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में या नॉर्मली होते हैं। लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के कोई एक्सेप्शन नहीं है। अगर इसमें कुछ छेड़छाड़ होती है तो वो सीधे डिजीजेस बनती हैं, जिनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डालिएगा, और प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू बच्चों।